हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? कैसी तैयारी चल रही है आप लोगों की? तो फटाफट से आ जाइए। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वेक्टर एनालिसिस का नेक्स्ट पार्ट। इसमें आज हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे लामीज थ्योरम के ऊपर कि लामीज थ्योरम क्या होती है। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत इजी है, समझ में आ जाएगा। और देन उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। और आज ही के लेक्चर में, आज ही की क्लास में, आज आपको मैं बता दूंगा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स ऑन रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। वो भी जब किसी वेक्टर को हम प्लेन में रिजोल्व करते हैं या वेक्टर को हम स्पेस में रिजोल्व करते हैं। अगर कोई वेक्टर स्पेस में है तो इसका रिजोल्यूशन कैसे करते हैं, इंपॉर्टेंट चीजें, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स वगैरह सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और हाँ, अपने फीडबैक जरूर देते रहा करिए आप लोग, क्योंकि आपके फीडबैक का मुझे इंतजार होता है। तो आप अपना फीडबैक, अपना सुझाव जरूर दिया करिए कि आपको बेहतर और मतलब और किस तरह से मैं बेहतर कर सकूं, है कि नहीं। तो जब तक आप फीडबैक नहीं देंगे कि आपको क्या पसंद आया, क्या नहीं आया, कुछ ऐसी चीज जो आपको पसंद नहीं आई, वो भी आप बिल्कुल बिल्कुल ओपनली बता सकते हैं, क्योंकि ये ओपन प्लेटफॉर्म है। तो आप बता सकते हैं। अच्छा, और सुधार करने की कहाँ जरूरत है, इंप्रूवमेंट करने की कहाँ जरूरत है, आपके लिए बेनिफिशियल है कि नहीं, वो सारी चीजें आप जरूर से कमेंट सेक्शन में बताया करिए। तुमको मुझको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, लामीज थ्योरम क्या होता है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लामीज थ्योरम बहुत ही ईजी है। तो पहले एक काम करते हैं, थोड़ा सा दो तीन थ्योरी लिख लेते हैं, दो लाइन की थ्योरी लिख लेते हैं। अब क्योंकि लिखने में टाइम जाएगा तो मैं पॉज करके इसको लिख लेता हूं। आप लोग फटाफट से नोट करिएगा, फिर मैं आपको समझा दूंगा। समझाने का काम मेरा, मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चे, बने रहिए। बेटा ये स्टेटमेंट पहले देख लीजिए। लामीज थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? इफ थ्री वेक्टर्स, अगर तीन वेक्टर ए बी सी आर रिप्रेजेंटेड, अगर इनको रिप्रेजेंट किया जाए बोथ इन मैग्नीट्यूड वाइज एंड डायरेक्शनल वाइज बाय द साइड ऑफ द ट्राइंगल, ट्राइंगल के साइड के बेसिस पे अगर इसको रिप्रेजेंट किया जाए, टेकन इन द सेम ऑर्डर, जब इनको हम इसको सेम ऑर्डर में लेकर आते हैं तब क्या होता है। देखिए बहुत आसान है। आपको स्टेटमेंट समझ में आ गया? अब आप समझिए इसको करना क्या है। आपको पता है, मान लीजिए आपके पास कोई वेक्टर है ए, आपके पास है कोई वेक्टर ए, ये इसका डायरेक्शन है। और मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर है बी, लेट इट बी, हम इसको मान लेते हैं कुछ भी, मान लीजिए लेट इट बी, हम इसको मान लेते हैं हमारे पास एक वेक्टर है बी। ठीक है जी, समझ में आ गया। तो इन दोनों का समेशन या इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर कैसे होता है? इस वेक्टर ए के टेल को पकड़ते हैं, वेक्टर बी के हेड को मिला देते हैं। ऐसे तो करते हैं ना, वेक्टर ए के टेल को पकड़ते हैं, वेक्टर बी के हेड से मिला देते हैं। बोलिए, ऐसे तो करते हैं। और ये वेक्टर हमारा क्या बन जाता है? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। क्लियर है? मान लेते हैं इन दोनों का रिजल्टेंट है वेक्टर सी, मान लेते हैं इन दोनों का रिजल्टेंट है वेक्टर सी। तो यहां से आप एक बात तो समझ में आ गया, वेक्टर सी बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। इसमें कोई कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, इतना पता है सर हमें। ठीक है, मान लेते हैं इस वेक्टर को थोड़ा सा हम आगे की तरफ में लाएं। मान लेते हैं वेक्टर ए ये है, वेक्टर बी है, और वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल हम एज्यूम कर लेते हैं गामा। कितना एज्यूम कर लेते हैं? गामा एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, अब एक बात बताइए, ये हमने मान लिया वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल है गामा। ठीक है मेरे बच्चे, अब इस जरा इक्वेशन को पकड़िए आप। वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये तो आप जानते हैं, ये तो बिल्कुल सही बात है सर। अपन एक काम कर सकते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी कर दें, कोई दिक्कत, इज इक्वल टू 0। हाँ सर, कर सकते, इजी है। हम इसके बाद और क्या कर सकते हैं? हम इसके बाद कर सकते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस माइनस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0। इतनी बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। तो मेरे बच्चे, अगर हम इस वेक्टर सी का ओरिएंटेशन चेंज कर दें, ध्यान समझिएगा, इस वेक्टर का अगर हम ओरिएंटेशन चेंज कर दें तो क्या इस वेक्टर का साइन भी चेंज हो जाएगा? अब इस वेक्टर का साइन क्या है? माइनस सी। बोलो क्लियर है? अगर हम इस वेक्टर का ओरिएंटेशन चेंज कर दें तो क्या इस वेक्टर का साइन भी चेंज हो जाएगा? मतलब अब वेक्टर माइनस वाला वेक्टर सी वन प्लस बन जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर मैं इस वेक्टर का सी का ओरिएंटेशन चेंज कर दूं, हेड की जगह टेल कर दूं, टेल की जगह हेड कर दूं, तो क्या इस वेक्टर का साइन चेंज हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। अगर मान लीजिए इस वेक्टर का मैं ओरिएंटेशन चेंज कर दूं, इस वेक्टर का मैं ओरिएंटेशन चेंज कर दूं, वेक्टर बी का ओरिएंटेशन तो यही है, और वेक्टर सी में अब इसको मैं हेड मान लूं, इसको मैं टेल मान लूं, तो क्या अब ये वेक्टर माइनस सी हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। और यहां पे क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। क्लियर? तो हम ये कह सकते हैं क्या, और वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0। देखिए ये सब सेम ऑर्डर में है, ए से बी,
बी से सी, सी से डी। वेक्टर ए का टेल वेक्टर ए का हेड है, तो वेक्टर बी ने वेक्टर ए के टेल को पकड़ लिया, कर लिया, फिर वेक्टर सी ने वेक्टर बी के टेल को पकड़ लिया। कोई कंफ्यूजन? बात समझ में आ रही है? इजी है ना? बस इसी को ही आपको बहुत ही ध्यान से याद करके रखना है, समझ के रखना है। तो आप याद रखिएगा, अगर आपके पास कोई वेक्टर है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, और इन तीनों का समेशन अगर जीरो है, तो इसका मतलब यह है कि हम इनको टेकन टू ऑर्डर इन द सेम ऑर्डर में हम इनको ले सकते हैं। यहां तक तो बात समझ में आ रही है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? चलिए इसको फटाफट से हम एक काम करेंगे कि अगर हमारे पास वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, अब ये वेक्टर माइनस सी वेक्टर कुछ भी बन गया, अब कोई दूसरा वेक्टर बन गया, हमें नहीं पता कौन सा वेक्टर बना है, लेट इट बी वेक्टर डी बन गया। क्या बन गया? लेट इट बी वेक्टर कुछ भी बन गया, मान लेते हैं वेक्टर ये कुछ भी बन गया, लेकिन ये वेक्टर क्या रहेगा? माइनस में रहेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? तो वेक्टर ए अगर ये माइनस में होगा तभी ये प्लस में होगा। क्लियर है ना? चलिए अगर तीनों वेक्टर सेम ऑर्डर में है, तो देखिए ये बोल रहा है कि इन थ्री वेक्टर्स ए बी सी आर रिप्रेजेंट बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द साइड ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन द सेम ऑर्डर। अगर ए से बी, बी से सी, सी से डी, मतलब एक वेक्टर ए से बी गया, जैसे देखिए वेक्टर ए से बी गया, फिर बी से सी गया, फिर सी से डी ऐसे आ गया। तो अगर इस तरह से एक सेम ऑर्डर में कोई वेक्टर है और जहां से चल रहे हैं वहीं पर वापस आ रहे हैं, और मान लीजिए वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, वेक्टर सी है, तो इन तीनों का समेशन क्या होगा? जीरो के बराबर होगा। और अगर यहां पे आपने प्लस लगाया है, यहां पे आप माइनस लगा दीजिएगा। यहां पे अगर आपने प्लस लगाया है तो यहां पे आप क्या लगा दीजिएगा? माइनस लगा दीजिएगा। बोलिए क्लियर है क्या? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? बात समझ में आ रही है? इसमें जरा सा भी कंफ्यूजन तो बताइए, ठीक है ना? चलिए तो यहां तक इतनी बात समझ में आ गई है कि अगर वेक्टर तीनों इस तरह से होंगे तो इन तीनों वेक्टर का समेशन क्या होगा? जीरो होगा, ठीक है? चलिए तो यहां पे आप एक इंपॉर्टेंट रिलेशन याद रखिएगा, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ये कब होगा? जब तीनों वेक्टर सेम ऑर्डर में होंगे और जहां से चल रहे हैं वहां पे वापस आ गए। सिर्फ ये ये ट्राइंगल के नहीं है, ये स्क्वायर के लिए भी है। अगर 4 वेक्टर हो, 5 वेक्टर हो, 6 वेक्टर हो, सबके लिए बिल्कुल सेम है। जैसे मान लीजिए एक वेक्टर आपके पास a है, एक वेक्टर आपके पास b है, और एक वेक्टर आपके पास c है, एक वेक्टर आपके पास है d, एक वेक्टर है आपके पास e और एक वेक्टर आपके पास है f। देखिए सब सेम ऑर्डर में है और जहां से चले थे वहां पे वापस आ गए। तो याद रखिएगा वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c प्लस वेक्टर d प्लस वेक्टर e प्लस वेक्टर f इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। कितने भी वेक्टर हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां से चल रहे हैं वहां पर वापस आना जरूरी है। क्लियर है? अब मान लीजिए अगर हम इसका ओरिएंटेशन चेंज करें, तो अगर मान लीजिए हम f को उठाकर उधर कर दें, तो मान लीजिए अभी समझ में आ गया क्या? अगर मैं यहां से इसके एरो को यहां पर ना रखूं, इसके एरो को मैं यहां रख दूं, तो क्या करेंगे? अब ये माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस वाला किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। एफ को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी प्लस वेक्टर ई इज इक्वल टू वेक्टर एफ। और देखिए ये क्या है? ए सी बी का रिजल्टेंट तो है। आपको पता है ना, जब हम दो ज्यादा वेक्टर को ऐड करते थे तो इसका ये क्या होता था? रिजल्टेंट। ये वेक्टर अब किसका रिजल्टेंट है? वेक्टर ए बी सी डी ई का रिजल्टेंट है। और कहां से कहां तक होगा? ए के हेड से और ई के टेल मिला दिया, मतलब ए के टेल से ई का हेड मिला दिया, तो आपका क्या बन गया? ये रिजल्टेंट वेक्टर बन गया। आसान है, समझ में आ रही है? तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। अगर इस तरह से सिचुएशन होगी तो आप देखिए वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल पता चल गया, और वेक्टर ये है बी, वेक्टर ये है सी, और वेक्टर बी को हम आगे की तरफ मिला दें तो वेक्टर बी और वेक्टर सी के बीच का एंगल मान लेते हैं अल्फा है। इस तरह से वेक्टर सी को हम आगे की तरफ मिला देते हैं, वेक्टर सी और वेक्टर ए के बीच का एंगल हम मान लेते हैं कितना है? बीटा। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल गामा, वेक्टर बी और वेक्टर सी के बीच का एंगल अल्फा, और वेक्टर सी और वेक्टर ए के बीच का एंगल कितना है? बीटा है। तो अब हम क्या कर सकते हैं? किसी एक वेक्टर को पकड़ लो, किसी एक वेक्टर को। चलो हमने यहां पे क्या कर लिया? सबसे पहले वेक्टर ए पकड़ लिया, तो वेक्टर ए की टेल को पकड़ो, यहां से मिला दो। चलो हमने ऐसे मिला दिया, बोलो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब वेक्टर बी के टेल को पकड़ो, ऐसे मिला दो, लो जी ऐसे मिला दिया, कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई परेशानी तो नहीं है? बात समझ में आ रही है? बहुत अच्छी बात। देखो वेक्टर ए और ये है क्या हमारे पास? वेक्टर बी। ठीक है, अब देखो वेक्टर सी वाला पकड़ा, वेक्टर सी के टेल को मिलाकर हम ऐसे मिला दें, कोई दिक्कत नहीं, ये है वेक्टर सी। अब तुम्हें खुद समझ में आना चाहिए किसके बीच कौन सा एंगल है। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल क्या था? गामा। बोलो क्लियर है क्या? वेक्टर ये तुम्हारा सी है, ये वेक्टर बी है, वेक्टर बी और वेक्टर सी के बीच का एंगल क्या था तुम्हारा? अल्फा। वेक्टर सी और वेक्टर ए के बीच का एंगल क्या था? बीटा। बोलो ठीक है। तो याद रखना मेरे बच्चे, अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो है, अगर तीनों वेक्टर का सम अगर जीरो है, तो
अकॉर्डिंग टू लामीज थ्योरम वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए मान लेते हैं, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बी मान लेते हैं और वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड सी मान लेते हैं। तो ए डिवाइडेड बाय ए के सामने का एंगल अल्फा, उसका साइन ले लो, साइन अल्फा इज इक्वल टू बी का मैग्नीट्यूड के सामने का एंगल बीटा, बी अपॉन साइन ऑफ बीटा इज इक्वल टू वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड के सामने वाला एंगल गामा, सी अपॉन साइन ऑफ गामा, आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसको आप रेसिप्रोकल करके भी लिख सकते हैं और करके लिख सकते हो, साइन अल्फा अपॉन ए इज इक्वल टू साइन बीटा अपॉन बी साइन गामा अपॉन सी इज इक्वल टू कांस्टेंट, इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये इंपॉर्टेंट है, इसी को बोलते हैं लामीज थ्योरम। अब इसका यूज क्या है? इसका यूज ये है कि अगर आपको दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता है, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता है, जैसे वेक्टर ए और वेक्टर बी, जैसे मान लीजिए वेक्टर और वेक्टर बी का आपको मैग्नीट्यूड पता है और आपको एक एंगल पता है, साइन अल्फा पता है, जैसे मान लीजिए साइन अल्फा पता है तो आप साइन बीटा पता कर सकते हो। या आपके पास मान लीजिए वेक्टर बी और वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड पता है और आपको एक एंगल पता है गामा, तो आप बीटा पता कर सकते हो। तो आप इन दोनों में से देखो, दो इक्वेशन, इसमें से 4 अननोन है, इसमें से 3 अननोन, आपको 3 नोन पता होंगे, एक अननोन होगा, तो एक अननोन आप यहां से निकाल सकते हो। तो साइन अल्फा अपॉन ए बराबर साइन बीटा अपॉन बी बराबर साइन गामा अपॉन सी बराबर कांस्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यही हम यूज करते हैं आगे लामीज थ्योरम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में यूज किया जाता है। ठीक है, इसके हम न्यूमेरिकल्स आपको कराएंगे, लेकिन यहां तक बात समझ में आ गई। लामीज थ्योरम क्लियर है, इजी है, कैसे किया गया। तो आपको पता है वेक्टर सी बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होता है, और ये कब होगा? ये तभी पॉसिबल है जब वेक्टर ए हम ऐसे बना दें, वेक्टर बी हम ऐसे बना दें, और वेक्टर सी कैसे बनेगा? वेक्टर सी का टेल वेक्टर बी के टेल है, बी के हेड से मिल जाएगा, तो ये हमारा क्या होगा? वेक्टर सी होगा। तो हम ये इससे क्या कह सकते हैं? वेक्टर सी बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कर सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, हम इस वेक्टर का साइन चेंज कर दें, ऐसे घुमा दें, घुमा देंगे तो क्या होगा? माइनस हो जाएगा। अरे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जरा घुमाना है इसको। जब जैसे इसको घुमाओगे तो तुम्हें क्या मिलेगा कि अब इसका हेड यहां से हटा दो, अब इसका हेड यहां बना दो, तो ये तुम्हारा हो जाएगा माइनस। अब तुम्हारा इक्वेशन क्या हो जाएगा? माइनस सी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। बोलो है कि नहीं? अब जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो सी को धले जाना, तो तुम्हारा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0 आ जाएगा। ठीक है ना? सी को धले जाओ तो क्या हो जाएगा? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? हॉच पॉच तो नहीं हो रहा है ना? चलिए, तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये लामीज थ्योरम कैसे प्रूव करनी है आपको समझ में आ गया होगा। बताएं, क्लियर है? लामीज थ्योरम की बेसिस पे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, तो इसको फटाफट से कॉपी करिए। देन इसके बाद हम आपको इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करा देते हैं, और न्यूमेरिकल से पहले हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज और बता दें, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी। तो ये आप लामीज थ्योरम को पहले आप फटाफट कॉपी करिए। साइन अल्फा अपॉन ए इज इक्वल टू साइन बीटा अपॉन बी साइन गामा अपॉन सी इज इक्वल टू कांस्टेंट, या इसको आप ए अपॉन साइन अल्फा बराबर बी अपॉन साइन बीटा बराबर सी अपॉन साइन गामा बराबर कांस्टेंट भी कर सकते हैं। ये भी आपस में बराबर कांस्टेंट होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए तो हम यहां से इसको करते हैं रफ, इसके बाद एक और थोड़ा सा टॉपिक पढ़ा देते हैं, फिर चलते हैं आगे अपने न्यूमेरिकल्स पार्ट पे। चलिए देखिए बेटा, एक और थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे न्यूमेरिकल्स पे चलते हैं। मान लीजिए आपके पास एक ट्राइंगल है, कोई भी ट्राइंगल हो सकता है। मान लीजिए आपके पास कोई स्केलेन ट्राइंगल है, ए बी सी। ओके, ठीक है। मान लेते हैं इस ए बी की साइड हम कुछ ले लेते हैं, लेट इट बी, सपोज हम इसको ए बोल देते हैं। ए सी की साइड को हम मान लेते हैं बी, या हम एक काम करते हैं ए बी सी, हाँ इसको कुछ कुछ भी मान लीजिए ए बी के सामने की साइड को हमने ले लिया सपोज एल, ए सी की साइड को हमने ले लिया एम, और ये साइड हमारी एन। ओके, नाउ मान लीजिए इस एल के सामने वाला एंगल है अल्फा। कितना एंगल है? अल्फा। इस साइड के सामने वाला एंगल है बीटा, और इस साइड के सामने वाला एंगल है गामा, मान लेते हैं। तब अगर ये ऐसा है, आपको साइड पता है, इंटीरियर एंगल पता है, तो यहां से आपके पास अगर कोई 3 साइड पता है और 2 इंटीरियर एंगल पता है, तो एक एंगल आप निकाल सकते हैं। या यूं कह दिया जाए कि अगर आपके पास तीनों साइड हैं, तीनों साइड आपके पास हैं, और आपको अंदर कोई भी एंगल नहीं पता, कोई भी एंगल नहीं पता, तो आप इंडिविजुअल इंटीरियर एंगल निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए, कॉस अल्फा बराबर होता है, कॉस अल्फा बराबर अल्फा के सामने क्या है? एल है, तो एल को चुपचाप छोड़ दो, अल्फा के सामने वाली लेंथ को छोड़ दो, एम और एन पकड़ो, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कर देना, डिवाइडेड बाय 2mn। बोलो क्लियर है क्या?
ये एम एन एल क्या है, साइड ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल की साइड लिख दीजिएगा, एम एल एंड एन आर साइड्स ऑफ ट्रायंगल, साइड्स ऑफ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल की साइड है। वेयर एज जहां पे अल्फा बीटा एंड गामा आर इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल की इंटीरियर एंगल्स है। तो देखो कॉस अल्फा से आप अल्फा निकाल सकते हो, एम पता है, एन पता है, एल पता है, तो उठा के पुट कर देना, आपको अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी, मतलब इंटीरियर एंगल पता चल जाएगा। इसी तरह से कॉस ऑफ बीटा निकाल सकते हैं, कॉस बीटा के सामने वाली लेंथ कौन सी है, एम, छोड़ दो, एल और एन पकड़ो, एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर अपॉन 2, एल और एन से मल्टीप्लाई कर दो। इसी तरह से आप दूसरा एंगल निकाल सकते हो, कॉस ऑफ गामा, आप गामा एंगल निकाल सकते हो। गामा के सामने की साइड कौन सी, एन, छोड़ दो, एल और एम पकड़ो, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपॉन 2LM, बोलो ठीक है। तो देखो यहां से आप अल्फा निकाल सकते हो, बीटा निकाल सकते हो और गामा निकाल सकते हो। तो वही मैंने बोला कि अगर आपको किसी ट्रायंगल के साइड्स पता है तो आप इंडिविजुअल इंटीरियर एंगल निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद अब हम लोग इसके इंपॉर्टेंट एक डेरिवेशन भी है, मैं किसी तरह इसका आपको डेरिवेशन भी करके दिखा दूंगा, ठीक है, परेशान मत होइए। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अपने इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स ऑन द रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पे। बने रहिएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस अभी 2 मिनट में आते हैं। देखिए बेटा, ये क्वेश्चन आपके सामने है कि आपके पास वेक्टर पता है, वेक्टर p इज इक्वल टू वेक्टर 3i कैप, वेक्टर 4j कैप, वेक्टर 12k कैप, आपके पास वेक्टर p पता है। आपको बताना है फाइंड द मैग्नीट्यूड, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शनल कोसाइन ऑफ वेक्टर p, वेक्टर p का आपको बताना है डायरेक्शनल कोसाइन। बहुत इजी है कैसे करेंगे, फटाफट से पहले वीडियो को पॉज करिए और इसको सॉल्व करिए, ठीक है ना। तो आपके पास वेक्टर p दिया है, तो वेक्टर p क्या दिया गया है, वेक्टर p इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 12k कैप दिया गया है। आपको इस वेक्टर का निकालना है मैग्नीट्यूड। तो मेरे बच्चे मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट के अंदर आई कैप जे कैप के कैप के मल्टीपल का स्क्वायर करके ऐड कर दो, आई कैप का मल्टीपल 3 स्क्वायर करो, जे कैप का मल्टीपल 4 स्क्वायर करो, के कैप का मल्टीपल 12 स्क्वायर करके सबको ऐड कर दो। 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 4 का स्क्वायर 16 और 12 का स्क्वायर कितना होगा 144, ऐड करो तो ये आपको हो जाएगा 125 प्लस 144, इट कम्स आउट टू बी 169, और 169 का स्क्वायर रूट कितना होता है 13। तो बताइए इस वेक्टर p का मैग्नीट्यूड निकल गया 13 यूनिट। आसान है, समझ में आ गई बात। तो मैग्नीट्यूड कितनी आसानी से निकाल ली। अब बात करते हैं डायरेक्शनल कोसाइन कैसे निकालेंगे। डायरेक्शनल कोसाइन क्या होता है मेरे बच्चे, अल्फा बीटा गामा आर कॉल्ड डायरेक्शनल कोसाइन, अल्फा बीटा एंड गामा आर कॉल्ड डायरेक्शनल कोसाइन, ठीक है ना। ये अल्फा बीटा गामा डायरेक्शनल कोसाइन नहीं है, ये अल्फा बीटा गामा है। अल्फा इज द एंगल मेड बाय दिस वेक्टर विद द एक्स एक्सिस, बीटा इज द एंगल मेड बाय दिस वेक्टर टू वाई एक्सिस, एंगल गामा इज एंगल मेड बाय दिस वेक्टर टू जेड एक्सिस। तो आपको पता है कॉस ऑफ अल्फा बराबर होता है, बताइए फटाफट से क्या होता है अगर इस वाले वेक्टर को अगर हम कंपेयर करना स्टार्ट करें एक वेक्टर के साथ, मान लीजिए वेक्टर है ये है पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप प्लस पी जेड के कैप। अगर इसको हम कंपेयर करना स्टार्ट करें तो यहां से देखो पी एक्स बराबर कितना है 3 लिखा हुआ है, पी वाई कितना है 4 लिखा है और पी जेड कितना है 12 है, बोलो है कि नहीं। अब बताइए कॉस अल्फा बराबर क्या होगा, कॉस अल्फा बराबर होगा पी एक्स अपॉन पी, आसान है। और पी एक्स बराबर कितना है आपके सामने 3 और p कितना है आपके सामने 13, तो ये हो गया 13 3/13। बोलिए क्लियर है क्या, कोई कंफ्यूजन तो निकल गई। तो आपसे यहाँ पे अल्फा निकल गया, अल्फा बराबर हो गया cos ऑफ इनवर्स 3/13। हाँ बात समझ में आ गई बेटा। तो आपने डायरेक्शनल कोसाइन निकाल लिया, इस वेक्टर p का x एक्सिस के अलोंग बना हुआ एंगल अल्फा निकाल लिया, cos इनवर्स 3/13। कैसे आया, समझ में आ गई बात, कोई कंफ्यूजन नहीं। इसी तरह से आप cos ऑफ बीटा निकालते हैं, cos बीटा कैसे निकालते हैं पी वाई डिवाइडेड बाई पी, पी वाई कितना है 4, पी कितना है 13, तो बीटा कितना आ जाएगा cos इनवर्स 4/13। इसी तरह से cos ऑफ गामा निकालेंगे, कितना होगा पी जेड अपॉन पी, पी जेड कितना है 12,
P कितना है 13, तो गामा कितना हो जाएगा मेरे बच्चे cos इनवर्स 12/13। तो दीज आर कॉल्ड डायरेक्शनल कोसाइंस, इन्हें क्या बोलते हैं डायरेक्शनल कोसाइंस बोलेंगे। ठीक है, यही आपसे पूछ रहा था, आसान है, इजी है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बने रहिए कहीं जाइएगा नहीं। देखिए अब ये सेम क्वेश्चन है, बहुत आसान है। फाइंड द एंगल मेड बाय वेक्टर फ्रॉम द एक्स वाई जेड एक्सिस, मतलब ये वेक्टर एक्स वाई जेड एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, तो वही डायरेक्शनल कोसाइन आपसे पूछा गया है। तो अब आपको तो फटाफट आ जाना चाहिए कैसे करना है ना। चलिए हम इसको दूसरा मार्कर यूज करते हैं। हाँ, तो फटाफट सबसे पहले क्या करना है, डायरेक्शनल कोसाइन निकालने के लिए आप इसका मैग्नीट्यूड निकालिए, क्योंकि डायरेक्शनल कोसाइन का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ऑफ अल्फा बराबर होता है ए एक्स अपॉन ए, कॉस बीटा बराबर होता है ए वाई अपॉन ए, भाई क्योंकि वेक्टर है ना इसलिए हमने वेक्टर के टर्म्स में लिखा है, और कॉस ऑफ गामा कितना होता है ए जेड अपॉन ए। अब आपको सबसे पहले मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, बहुत आसान है। ए एक्स क्या है भाई, आई कैप का मल्टीपल कितना है 1, और ए क्या है इनका मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, अंडर रूट के अंदर आई कैप का मल्टीपल 1 का स्क्वायर, जे कैप का मल्टीपल 1 का स्क्वायर। पहले एक काम करते हैं मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, वरना फिर अलग अलग मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, बहुत समय लग जाएगा ना। तो एक काम करते हैं पहले इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालिए, अंडर रूट के अंदर आई कैप का मल्टीपल 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, क्योंकि जे का मल्टीपल 1 है और के कैप का भी मल्टीपल 1 है, 1 1 1 हो गया 3, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड आ गया अंडर रूट 3। बस ए एक्स कितना है 1 अपॉन रूट 3, ए वाई कितना है 1 अपॉन रूट 3, ए जेड कितना है 1 अपॉन रूट 3। यहां से आपको क्या निकाल लेंगे, अब अल्फा निकाल लेंगे। अल्फा बराबर कितना हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 अपॉन रूट 3, यहां से बीटा कितना हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 अपॉन रूट 3। ये कॉस इनवर्स करना जरूरी है क्योंकि हमें अल्फा बीटा गामा एंगल निकालना है, ठीक है ना। और यहां से गामा बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 3। तो ये अल्फा बीटा गामा आपने कितनी आसानी से निकाल लिया। चलिए इजी है, समझ में आ गई बात। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जाइएगा नहीं, बस थर्ड क्वेश्चन अपना कराएंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आगे हम लोग देखेंगे। रिजोल्यूशन के क्वेश्चंस आपको आने चाहिए, ठीक है ना, वेक्टर का रिजोल्यूशन करना आना चाहिए। एफवीडी में बहुत काम आएगा ये, जब आप फ्री बॉडी डायग्राम पढ़ेंगे उसमें बहुत काम आने वाला है। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा छोटा लग रहा होगा, थोड़ा सा आप जूम कर लीजिए। अ फोर्स ऑफ 4 न्यूटन, एक 4 न्यूटन का फोर्स है, इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल। पहले इसको बनाते हैं। एक 4 न्यूटन का फोर्स है जो वर्टिकल से कितने एंगल पे है, 60 डिग्री के एंगल पे है, ठीक है जी। अगर वर्टिकल से 60 डिग्री के एंगल पे है तो आपको पता होना चाहिए हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे होगा, 30 डिग्री पे होगा। आसान है, समझ में आ गई बात। अब कह रहा है कि फाइंड इट्स कंपोनेंट अलोंग एज हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन। इस फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट आपको निकालना है। तो मान लेते हैं इस फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है Fx और वर्टिकल कंपोनेंट है Fy। Fx कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। अब आप इन दोनों में से कोई एक एंगल लीजिए, कोई एक लो, या तो 30 डिग्री लो या तो 60 डिग्री लो। चलो हमको दिया गया है 60 डिग्री, तो हम 60 डिग्री ही पकड़ेंगे, हम 30 डिग्री नहीं पकड़ेंगे, ठीक है ना। हमें जो एंगल दिया जाएगा हम वही पकड़ेंगे। चलिए, आपको पता है फोर्स के अटैच जो भी साइड होती है हम उसको कॉस में ले लेते हैं। तो Fy बराबर कितना हो जाएगा, जो भी आपके पास फोर्स दिया है 4 cos ऑफ 60 डिग्री, बोलिए ठीक है। और इसके इस साइड वाला क्या हो जाएगा 4 sin 60 डिग्री, बोलिए क्लियर है क्या, आसान है, समझ में आ गई बात। नाउ अब इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है Fx है, और Fx बराबर कितना है 4 sin 60 डिग्री, और sin 60 डिग्री कितना होता है √3/2 से 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए तो 2√3 न्यूटन हो गया। मतलब इस वाले फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा 2√3 न्यूटन, ठीक है। अब इस वाले फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट निकालना है। इस वाले फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट कैसे निकालेंगे, Fy इज इक्वल टू 4 cos 60, 4 cos ऑफ 60 डिग्री। अरे जब cos 60 कितना होता है 1/2, तो ये हो गया 1/2, दैट इज 2 न्यूटन हो गया। इसका मतलब हो गया कि इस वाले फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है 2√3 न्यूटन और वर्टिकल कंपोनेंट है 2 न्यूटन, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। कैसे, कितनी आसानी से निकाल लिया। अब कभी कभी क्या होता है पता है, आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया जाता है, आपको क्या दिया जाता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया जाता है, और आपको वर्टिकल कंपोनेंट पूछा जाता है।
इस तरह की क्वेश्चन भी हमको सॉल्व करना है, इस तरह की क्वेश्चन भी सॉल्व करना आना चाहिए हम लोगों को, ठीक है। तो बस बने रहिए, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के बेसिस पे करवाते हैं। देखिए इस बार आपको क्या दिया गया है, अ फोर्स इज इंक्लाइंड, एक फोर्स है जो इंक्लाइंड है एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। हमारे पास एक फोर्स है एफ जो हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है, ठीक है जी। इफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, इस फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 40 न्यूटन है, मतलब इस फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 40 न्यूटन दिया गया है, तो इस फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होता है एफ एक्स, और ये होता कितना है एफ कॉस ऑफ 60 डिग्री, और ये दिया गया है 40 न्यूटन, ऑलरेडी दिया ही गया है। कैलकुलेट द वर्टिकल कंपोनेंट, अब इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा मेरे बच्चे, एफ वाई होगा, वो कितना होगा एफ साइन 60 डिग्री, बोलो है कि नहीं। अब किसी तरह से हम यहां से एफ निकाल लें, उठा के यहां पुट कर देंगे तो हमें वर्टिकल कंपोनेंट निकल जाएगा। अब बात आती है, ये तो हमें ऑलरेडी पता ही है, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है एफ एक्स, होगा कितना एफ कॉस ऑफ 60 डिग्री, और ये दिया कितना है 40 न्यूटन दिया गया है, इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय कॉस 60 डिग्री होता कितना है 1/2, सो यहां से एफ आ जाएगा 80 न्यूटन। मतलब ये जो फोर्स था वो कितना था 80 न्यूटन का फोर्स था जो हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री के एंगल पे था। तो यहां से आपने क्या निकाल लिया, फोर्स निकाल लिया। ये फोर्स किस में है, एक्स वाई प्लेन में है, ये फोर्स किस में है एक्स वाई प्लेन में लग रहा है। अब आपको फोर्स पता चल गया कि आप इसका वर्टिकल कंपोनेंट निकाल सकते हैं आराम से। इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना है एफ आई इज इक्वल टू एफ साइन 60 डिग्री, एफ कितना है 80, साइन 60 कितना होता है साइन 60 होता है √3/2, से 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए 40 √3 न्यूटन। इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा 40 √3 न्यूटन हो जाएगा। बताइए क्लियर है। इस तरह से क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, आसान है, समझ में आ गई बात। चलिए अब करते हैं हम एक दो क्वेश्चन और करते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पे, और आगे और समझते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखो बेटा, अब एक क्वेश्चन आपके सामने ये है, आपके पास तीन फोर्सेस हैं, एक F1 फोर्स, F2 फोर्स, F3 फोर्स। F3 फोर्स हमने लेते हैं 15 न्यूटन का हमारे पास फोर्स है, और ये 10 न्यूटन का फोर्स है, ठीक है ना। आपके पास एक फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन का जो एक्स एक्सिस से 37 डिग्री एंगल पे है। एक फोर्स है F2 जो 10 न्यूटन का है जो एक्स एक्सिस से 53 डिग्री पे है, और एक थर्ड फोर्स है F3 जो इस एक्स एक्सिस से 45 डिग्री पे है जिसका वैल्यू है 15 न्यूटन। आपसे कहा जा रहा है फाइंड आउट द रिजल्टेंट फोर्स। अरे अगर दो फोर्स होता तो दो फोर्स का रिजल्टेंट तो हम आराम से निकाल सकते थे, दो फोर्स का रिजल्टेंट हम आराम से निकाल सकते थे, लेकिन बात यह है कि यहाँ पे तीन तीन फोर्सेस हैं। अब तीन तीन फोर्सेस का रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, तो बहुत आसान है। एक काम करेंगे हम लोग, इस वेक्टर F1 का, इस ये जो फोर्स F1 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट निकालेंगे। इसी तरह से इस फोर्स F2 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट निकालेंगे, इस फोर्स F3 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट निकालेंगे, एंड देन फाइनली हम लोग क्या करेंगे, इसका रिजल्टेंट वेक्टर निकाल लेंगे। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन के बेसिस पे आपको काफी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। समझिएगा, इस फोर्स F1 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, कितना होगा 20 cos 37 डिग्री। बोलिए क्लियर है क्या। और इस फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा, कितना होगा 20 sin 37 डिग्री। अब यहां से आप 37 डिग्री 53 डिग्री का एंगल है, तो आपको ये पता होना चाहिए हमारे पास ट्रायंगुलर ट्रिपलेट्स। अगर मान लीजिए हमारे पास ये एंगल 37 डिग्री है और ये एंगल 50 है, राइट एंगल है, तो 37 डिग्री के सामने वाला होता है 3, इसके सामने वाली साइड क्या होती है 3, और ये एंगल कितना होता है 53 डिग्री, इसके सामने होता है 4, और 90 के सामने होता है 5, तो 3 4 5 को हम बोलते हैं ट्रायंगुलर ट्रिपलेट्स। यहां से हम साइन 37 निकाल सकते हैं। साइन 37 डिग्री बराबर होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज 3/5। इसी तरह से हम यहां से क्या निकालेंगे, कॉस ऑफ 37 डिग्री निकालेंगे। कॉस 37 क्या होगा 4/5 होगा, ठीक है ना। इसी तरह से हम 53 डिग्री भी एंगल निकालेंगे, तो साइन 53 डिग्री एंगल कितना होगा, देखो साइन 53 मतलब सामने क्या होगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 4/5 होगा। इसी तरह से हम लोग निकालेंगे साइन ऑफ, इसी तरह से कॉस ऑफ 53 निकालेंगे, क्या निकालेंगे कॉस ऑफ 53 डिग्री एंगल निकालेंगे। तो चलो फटाफट से कॉस 53 डिग्री एंगल निकालते हैं। कॉस 53 बराबर हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया 3/5। क्लियर है, तो ये सारी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, आप इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए। अच्छा दूसरी बात हम करते चले, चलो करते चलते हैं। 20 मल्टीप्लाई बाय कॉस 37 कितना है 4/5, तो कर दो 4/5, 5 4 जा 4 4 जा 16 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, बात समझ में आ गई।
इसका मतलब मेरे बच्चे इस फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है 16 न्यूटन। अब इसका वर्टिकल कंपोनेंट देखो कितना है 20 मल्टीप्लाई बाय साइन 37 कितना है, साइन 37 डिग्री है 3/5, तो कर दो 3/5, 5 1 5, 5 4 20 और 4 3 12 न्यूटन। इसका मतलब इस फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है 16 न्यूटन और वर्टिकल कंपोनेंट है 12 न्यूटन। यहां तक बात खत्म हो गई। क्लियर, बहुत अच्छी बात। अब देखो ये जो फोर्स लग रहा है F2, इसका लगेगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, कितना लगेगा 10 cos 53 डिग्री, क्योंकि एंगल 53 डिग्री पे है, और एक लगेगा वर्टिकल नीचे की तरफ, कितना लगेगा 10 sin 53 डिग्री। बोलो क्लियर है। तो इस वाले फोर्स का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट। अब देखो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना निकाल लेंगे, 10 मल्टीप्लाई बाय cos 53 कितना होता है, cos 53 होता है 3/5, तो कर दो 3/5, 5 1 5, 5 2 10, ये हो गया 6 न्यूटन। क्लियर, बात समझ में आ गई। अब इसी तरह से आप इस फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट निकाल लो। कैसे निकालोगे, 10 मल्टीप्लाई बाय साइन 53, देखो साइन 53 होता है 4/5, तो ये हो गया 4/5, 5 1 5, 5 2 10, दैट इज 8 न्यूटन का फोर्स लग रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में। इसी तरह से इस वाले फोर्स का आप रिजोल्यूशन कर लो। इस वाले फोर्स का एक लगेगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक लगेगा वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल क्या होगा मेरे बच्चे 15 cos 45 डिग्री, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा 15 sin 45 डिग्री। अब 15 sin 45 डिग्री निकाल सकते हो, 15 मल्टीप्लाई बाय cos 45 डिग्री। अब देखो cos 45 डिग्री काम करते हैं ना, 45 डिग्री काफी बेकार लग रहा है ना, तो एक काम करते हैं इसको अच्छा सा एंगल लेते हैं, वरना sin 45 1/√2 आ जाएगा तो वो टर्म्स बेकार हो जाएगा। तो इसको 37 डिग्री ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं, 37 डिग्री ले लेते हैं, कोई समस्या नहीं है। लो हमने 37 डिग्री ले लिया, और यहाँ पे भी आपका cos 37 डिग्री, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा sin 37 डिग्री हो जाएगा, है ना। चलो हम 37 डिग्री एंगल लेते हैं। cos 37 कितना होता है 4/5, तो ये हो गया 4/5। ऑल्दो आपका एंगल कुछ भी हो सकता है, आपको बस आना चाहिए। 5 1 5, 5 3 15, दैट इज 12 न्यूटन लग रहा है फोर्स, कोई कंफ्यूजन नहीं है, बहुत अच्छी बात है। इसी तरह से इस फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा 15 मल्टीप्लाई बाय साइन 37, साइन 37 है 3/5, तो ये कर लो 3/5, 5 1 5, 5 3 15, दैट इज 9 न्यूटन। तो आपने सारे फोर्सेस के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाल लिए, आपने सारे फोर्सेस के वर्टिकल कंपोनेंट निकाल लिए। अब देखो टोटल वर्टिकल कंपोनेंट कितना है, अब देखो टोटल वर्टिकल कंपोनेंट, टोटल वर्टिकल कंपोनेंट मेरे बच्चे, टोटल वर्टिकल कंपोनेंट है, देखो कंपोनेंट बताओ, मान लेते हैं टोटल वर्टिकल कंपोनेंट है Fy, कितना है Fy, टोटल वर्टिकल कंपोनेंट है Fy। तो टोटल वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, ये और ये भी तो है। अब सुनो, इसके अलाउंग कितना फोर्स लग रहा है 12 न्यूटन, और इसके अलाउंग कितना लग रहा है देखो 8 न्यूटन और 9 न्यूटन। 8 न्यूटन 9 न्यूटन कितना होता है 8 + 9, भाई दोनों सेम डायरेक्शन है ना, इस वाले फोर्स की डायरेक्शन ये है और इस वाले फोर्स की डायरेक्शन का ये है, दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो 8 + 9 कितना हो गया 17 न्यूटन हो गया। इसका मतलब 17 न्यूटन हो गया नीचे की तरफ, बहुत ध्यान समझना, 17 न्यूटन हो गया नीचे की तरफ। अरे ऊपर भी तो है, ऊपर कितना है 12 न्यूटन है, बोलो है कि नहीं। इसका मतलब नेट वर्टिकल फोर्स कितना हो जाएगा, 17 में से 12 को माइनस कर दो, मतलब 5 न्यूटन हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे बच्चे 5 न्यूटन हो जाएगा। लेकिन अब बात आती है इसका डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन नीचे की तरफ ही होगी, क्योंकि ये वाला फोर्स बड़ा होता है, ये वाला फोर्स बड़ा होता है। क्लियर है। अब हमें Fy वेक्टर निकालना है, मतलब टोटल वर्टिकल फोर्स निकालना है। कहां निकालेंगे, नीचे की तरफ के ऊपर की तरफ। यहां पे हम y डायरेक्शन में -y लेंगे कि +y लेंगे, -y लेंगे, क्योंकि हमारा नेट फोर्स कहां है नीचे की तरफ है, और नेट फोर्स कितना लग रहा है 5 न्यूटन का नेट फोर्स लग रहा है, क्योंकि ये वाला फोर्स ज्यादा है, ये वाला फोर्स कम है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। 17 - 12 करेंगे तो 5 न्यूटन आ जाएगा। तो Fy कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, Fy हो जाएगा 5j कैप, वो भी माइनस में आप लेकर चलेंगे। ये टोटल वर्टिकल कंपोनेंट फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट निकल के -5j है। समझ में आ गई बात। चलो अब हम निकालेंगे टोटल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, टोटल निकालेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इसको ले लेते हैं Fx, देखो कितना होगा, देखो एक तो इधर भी लग रहा है 16 + 6 कितना हो गया 22, और इधर लग रहा है कितना है 12, तो 22 बड़ा है कि 12 बड़ा है, 22 बड़ा है ना, 22 बड़ा है, तो वर्टिकल तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का जो नेट कंपोनेंट होगा वो भाई यहां क्या लग रहा है, यहां पे लग रहा है 16 + 6 कितना होता है 22 न्यूटन, और पीछे कितना लग रहा है, पीछे लग रहा है 12 न्यूटन, नीचे कितना लग रहा है 12 न्यूटन। तो इफेक्टिव फोर्स कौन सा होगा, ये वाला फोर्स ज्यादा होगा कि ये फोर्स ज्यादा होगा, ये फोर्स ज्यादा होगा। इसका मतलब फोर्स इस डायरेक्शन में होगा नेट फोर्स, तो 22 में से 12 माइनस कर दो, कितना बचा 10 न्यूटन, तो 10 न्यूटन का फोर्स आपका इस डायरेक्शन में लगेगा। तो टोटल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो जाएगा Fx, प्लस में कि माइनस में, प्लस में, कितना हो जाएगा 10 I कैप, प्लस में लेंगे क्योंकि प्लस x डायरेक्शन में लग रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास अब फोर्सेस आ गए हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। एक आ गया है x डायरेक्शन में फोर्स,
टोटल फोर्स एक्स डायरेक्शन में कितना आ गया 10 न्यूटन, और टोटल फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में कितना आ गया है 5 न्यूटन। बोलो है कि नहीं, ये क्या है एफ आई कितना है 5 न्यूटन। क्या इसका रिजल्टेंट ऐसे जाएगा, इसी को बोलेंगे एफ नेट, इसी को बोलेंगे रिजल्टेंट फोर्स, इसी को क्या बोलेंगे रिजल्टेंट फोर्स बोलेंगे। ठीक है, और आपसे वही पूछ रहा था फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स। अब इसका रिजल्टेंट फोर्स निकालना कितना आसान है यार, दोनों फोर्स कितने पे हैं परपेंडिकुलर है ना, तो इसका रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालेंगे, निकाल लीजिए एफ रिजल्टेंट। एफ रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे अंडर रूट के अंदर। एफ रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे भाई, उसका मैग्नीट्यूड कितना है 10, 10 का स्क्वायर कर दो, प्लस 5 है तो 5 का स्क्वायर कर दो। अब क्या करेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे 2, 10 इंटू 5 इंटू कॉस ऑफ 90 डिग्री। क्यों किया 90 डिग्री, क्योंकि दोनों फोर्सेस आपस में परपेंडिकुलर है, ये फोर्स आपस में परपेंडिकुलर है ना, कॉस 90 कर दिया। और देखो ये वाला टर्म उड़ जाएगा, तो तुम्हारा बचेगा क्या, फाइनली बचेगा अंडर रूट के अंदर 100 प्लस 25, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 125, अंडर रूट 125। और अंडर रूट 125 का स्क्वायर रूट बाहर करिए तो कितना आ जाता है, इसका आ जाएगा आपका 25 5 जा 25 5 जा आपका हो गया 125, 25 का 5 बाहर जाएगा, 5 रूट 5 आ जाएगा, 5 रूट 5 न्यूटन का फोर्स लग जाएगा। दिस इज व्हाट द रिजल्टेंट फोर्स। और व्हाट विल बी इट्स डायरेक्शन, आप इसकी डायरेक्शन आप ये बोल सकते हैं, आपको पता है ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, और फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, मतलब साउथ ईस्ट डायरेक्शन, क्या बोल सकते हैं साउथ ईस्ट की डायरेक्शन होगी। द रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा 5 रूट 5 और डायरेक्शन होगी साउथ ईस्ट की। ऑल दो आप निकालना चाहें तो अब यहां से आप एंगल बना के निकाल सकते हैं, मान लीजिए अल्फा एंगल है तो अब यहां पे tan अल्फा निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आराम से आप tan अल्फा निकाल लेंगे। ठीक है, अब आप बात करते हैं tan अल्फा कैसे निकालेंगे, जरा देख लीजिए, समझ में आ रही है। चलो देखो रिजल्टेंट tan अल्फा कैसे निकालेंगे, tan अल्फा कैसे निकालेंगे, tan अल्फा बराबर हो जाएगा आपका बी, फॉर्मूला क्या होता है बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। बी क्या लेंगे, दूसरे वाला फोर्स कितना है 5 साइन ऑफ 90 डिग्री डिवाइडेड बाय उधर कितना है 10 प्लस 5 कॉस ऑफ 90 डिग्री। कॉस 90 हो गया 0 तो ये वाला टर्म हो गया 0, साइन 90 हो गया 1 तो ये हो गया 5 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 0, इट कम्स आउट टू बी 1/2। और tan अल्फा की वैल्यू 1/2 कब होती है, कुछ पता ही नहीं कब होती है, tan अल्फा की 1/2 वैल्यू नहीं होती, यहां पे आप कर सकते हो अल्फा बराबर tan इनवर्स 1/2। ठीक है, तो रिजल्टेंट फोर्स 10 न्यूटन के फोर्स से कितने एंगल पे है, tan इनवर्स 1/2 के एंगल पे होगा। तो आप इसको चाहे रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन इस तरह से निकाल लो, या रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन आप बोल दो डायरेक्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स होगा, इस तरह करना है। तो आपको फोर्स पहले तो ये वाला फोर्स था इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट निकाल लिया, फिर इस वाले फोर्स का हॉरिजॉन्टल वर्टिकल निकाल लिया, इस वाले फोर्स का हॉरिजॉन्टल वर्टिकल निकाल दिया, हॉरिजॉन्टल निकाल दिया, टोटल हॉरिजॉन्टल निकाल दो और तो टोटल वर्टिकल निकाल दो, फिर इनका रिजल्टेंट निकाल दो। ठीक है, कैसे किया बात समझ में आ गई, बात कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। तो यहाँ पे चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, बस इस बात का ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो फोर्सेस लग रहा है, इस पॉइंट पे जो फोर्सेस लग रहा है ये पॉइंट किस पे होगा, एट रेस्ट पे होगा, एट रेस्ट पे होगा, ध्यान रखिएगा। अगर ये रेस्ट पे पड़ा हुआ है तो तभी ये सारी चीजें होने वाली है, अगर ये कहीं भी मूव कर गया तो फिर फोर्स का इफेक्टिव उसी डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है, ये रेस्ट पे लगा हुआ है, अब इसका जो रिजल्टेंट फोर्स लगेगा, अब ये जो पार्टिकल ये कहां भागना स्टार्ट कर देगा, इस डायरेक्शन में, इस वाले फोर्स के अलोंग भागना स्टार्ट कर देगा, रिजल्टेंट फोर्स के अलोंग भागना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अब ये पार्टिकल रुका था, इस पे तीनों फोर्स लग रहे थे F1 F2 F3, अब ये पार्टिकल भागना कहां स्टार्ट करेगा, रिजल्टेंट फोर्स के अलोंग भागना स्टार्ट कर देगा, जो ये रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है ना उसी के अलोंग भागना स्टार्ट कर देगा, मतलब ये पार्टिकल अब इस डायरेक्शन में ऐसे 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 से भागना स्टार्ट कर देगा, जितना भी एंगल बनाएगा एक्स एक्सिस से। ठीक है, अब इसके बाद हम फिर क्वेश्चन कराते हैं, तब तक के लिए आप लोग बने रहिए। देखो बेटा, अब एक देखो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पे आपसे कह रहा है कि ये आपके पास एक इंक्लाइंड सरफेस है, इंक्लाइंड सरफेस इसका ये प्लेन है, एक बॉडी रखी है मास m की, ये लुढ़कती हुई आ रही है, मान लीजिए अभी ये रेस्ट पे है, अभी किस पे है, ये रेस्ट पे है पड़ी हुई, मतलब ये इंक्लाइंड सरफेस कैसा है, रफ सरफेस है, काफी खुरदुरा सरफेस है, जिसकी वजह से बॉडी अभी रुकी हुई है। ठीक है, आपसे कह रहा है फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेट, इस ऑब्जेक्ट के वेट का कंपोनेंट निकालिए along द इंक्लाइंड सरफेस, मतलब इंक्लाइंड सरफेस के along और इंक्लाइंड सरफेस के परपेंडिकुलर निकालना है। तो बहुत आसान है, कैसे निकालेंगे देखिए मेरे बच्चे, इस बॉडी का जो वेट होगा वो कहां लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा, कितना वेट होगा mg, ये बॉडी का क्या होगा वेट, W इज इक्वल टू mg। अब देखो अगर ये एंगल थीटा है तो आपको पता है ये कैसा है 90,
अगर ये 90 है तो आपको ये पता होना चाहिए ये कितना है, ये होगा 90 माइनस थीटा, ये होगा 90 माइनस थीटा। वेट इंक्लाइन सरफेस से 90 प्लस 90 माइनस थीटा के एंगल पे है, तो वेट का कंपोनेंट एक तो होगा इस डायरेक्शन में, बोलो है कि नहीं, और वेट का कंपोनेंट होगा एक इस डायरेक्शन में, बोलो क्लियर है। वेट का कंपोनेंट इस डायरेक्शन के लॉन्ग कितना होगा, mg cos 90 माइनस थीटा, और वेट का कंपोनेंट इस प्लेन के परपेंडिकुलर कितना होगा, mg sin 90 माइनस थीटा, बोलो है कि नहीं। अब वेट का कंपोनेंट अलोंग द सरफेस ऑफ इंक्लाइंड सरफेस के अलोंग कितना होगा, mg cos 90 माइनस थीटा। तो आप क्या लिखेंगे, कंपोनेंट ऑफ वेट अलोंग द सरफेस सरफेस के लॉन्ग कितना होगा मेरे बच्चे, mg cos 90 माइनस थीटा, और tan 90 माइनस थीटा कितना होता है, sin थीटा होता है, तो tan cos 90 माइनस थीटा कितना होता है, माइनस sin थीटा की sin थीटा, बताइए फटाफट से, sin थीटा होता है कि नहीं, याद रखिएगा। 90 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा मतलब हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये किस में आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कुछ पॉजिटिव होता है, साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस साइन में चेंज होगा, टैन कॉट में, कॉट टैन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में चेंज होगा, तो ये हो जाएगा mg sin थीटा। तो ये हो गया इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, या ये कह सकते हैं इसका वेट का कंपोनेंट अलोंग द सरफेस ऑफ इंक्लाइंड सरफेस के लॉन्ग। अच्छा, वेट का कंपोनेंट पहला तो आपने निकाल लिया, अब वेट का कंपोनेंट निकालना है सरफेस के परपेंडिकुलर, तो सरफेस के परपेंडिकुलर कंपोनेंट है mg sin 90 माइनस थीटा, और sin 90 माइनस थीटा मतलब cos थीटा, तो ये हो गया mg cos थीटा। तो कितनी आसानी से निकाल लिया, आप निकालेंगे कंपोनेंट ऑफ वेट परपेंडिकुलर टू सरफेस के परपेंडिकुलर इसका वेट कितना हो जाएगा, mg cos ऑफ थीटा। तो देखिए mg cos थीटा और mg sin थीटा इसके कंपोनेंट हो गए। अब बात आती है कि कभी कभी हमें इसका नॉर्मल जो रिएक्शन होता है, जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होता है जो किसी बॉडी के कांटेक्ट पे लगता है, जैसे कि ये वाला इंक्लाइंड सरफेस इस वाली बॉडी पे क्या लगाएगा, इस जस्ट अपोजिट की तरफ एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, नॉर्मल फोर्स लगाएगा। कौन लगाएगा, किस पे लगाएगा, ये इंक्लाइंड सरफेस इस बॉडी पे ऊपर की तरफ एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा। अब एक बात बताइए, अगर हम इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ ऐसे से मिला दें, अगर ये 90 माइनस थीटा है, देख रहे हैं क्या, ये 90, समझ में आ रही है क्या बात। अब इसको देखिए, ये कितना, ये बताइए ये कितना है, 90 डिग्री, 90 डिग्री है, 90 डिग्री में ये कितना है, 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल कितना होगा, थीटा होगा, एकदम परफेक्ट है ना। अब देखिए इस लाइन को देखिए और इस लाइन को देखिए, इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा है, थीटा, तो ये एंगल कितना हो गया, थीटा। तो नॉर्मल का एक कंपोनेंट यहां बनेगा, एक कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर बनेगा, तो ये क्या हो जाएगा, n cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर क्या होगा, ये हो गया इसके परपेंडिकुलर n sin थीटा, बोलो है कि नहीं। तो कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि नॉर्मल रिएक्शन का भी कंपोनेंट बनाइए, तो नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट हो गया n cos थीटा और एक कंपोनेंट हो जाएगा n sin थीटा। यहां तक आपको चीजें समझ में आ जानी चाहिए, बोलिए क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। ठीक है जी, क्लियर। तो देखो नॉर्मल रिएक्शन का भी आपने कंपोनेंट बना दिया, n cos थीटा n sin थीटा, ये सरफेस के परपेंडिकुलर, ये सरफेस के अलोंग नहीं है, ये कुछ एंगल बनाते हुए कंपोनेंट है, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन का भी कंपोनेंट ऐसे ही बनेगा, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया। अभी चलिए हम रिजोल्यूशन के एक दो क्वेश्चन और कराते हैं, बने रहिए। देखो बेटा, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पे हम एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। चलिए देखिए, मान लीजिए कि आपके पास एक पेंडुलम है ना, ये थ्रेड है और एक बॉब है, m मास का बॉब है, ये किसी थ्रेड से लटका हुआ और यहाँ पे इसको हमने क्या कर दिया है, इंक्लाइन पे फिक्स कर दिया है। इसको मैंने एक हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई किया है, जिसकी वजह से ये बॉब घूम के चला गया यहाँ पे, और ये कितना एंगल सस्टेन कर रहा है, मान लेते हैं ये अल्फा एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है। ओके, यहाँ तक बात समझ में आ गई। जैसे ही यहाँ पे ये बॉब पहुंचेगा, तो आपको पता होना चाहिए इस बॉब में, क्योंकि ये बॉब किसी थ्रेड से बंधा हुआ है, तो इस पे एक टेंशन भी लगेगी, है ना। टेंशन मान लेते हैं कहाँ लगेगी, अंदर की तरफ। टेंशन कहाँ लगती है, अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से अवे लगती है, जैसे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से अवे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से अवे लगेगी। अच्छा, आपको इसमें पूछा जाएगा कि टेंशन का कंपोनेंट बताइए, व्हाट विल बी द कंपोनेंट ऑफ टेंशन। बहुत आसान है, बहुत आसान है, कैसे करेंगे देखिए।
अगर मान लीजिए इस एट दिस इंस्टेंट, इस इंस्टेंट पे इस बॉडी का वेट कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ mg लगेगा, मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ बढ़ा दें, टेंशन को यहाँ से हटाकर ऊपर की तरफ बढ़ा दें, ये आपका टेंशन है, तो देखो अगर ये एंगल अल्फा है तो बच्चे ये एंगल कितना होगा, ये भी अल्फा होगा, मानते हो कि नहीं? तो इस टेंशन का एक कंपोनेंट बनेगा इस डायरेक्शन में, ये होगा टी कॉस अल्फा, और एक कंपोनेंट बनेगा अंदर की तरफ टी साइन अल्फा, बोलो है कि नहीं? तो देखो टेंशन का दो कंपोनेंट बन गया है, टी का बन गया, एक टी कॉस अल्फा और एक क्या बना है, टी साइन अल्फा बना है। आसान है। देखो जब ये बॉब यहां पे होगा तो इसका ये वाला कंपोनेंट इस वाले कंपोनेंट को, मतलब ये वाला फोर्स इस वाले फोर्स को बैलेंस करेगा, तो बैलेंस करेगा तो टी कॉस ऑफ अल्फा इज इक्वल टू एम जी, तो यहां से टी कितना निकाल लेंगे, एम जी डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ अल्फा। तो देखो टेंशन यहां से हम आराम से निकाल सकते हैं बाय द मेथड ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर के रिजोल्यूशन के बेसिस पे हम इस तरह से वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आसान है, समझ में आ रही कोई बात नहीं। चलिए तो देखिए, जब कोई बॉब ऐसे घूमता है ना, किसी अर्क में घूमता है, तो इसके अंदर की तरफ टेंशन फोर्स लगता है टी साइन अल्फा, जिसकी वजह से बॉब अर्क में ऐसे घूम रहा है, और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये इसके वेट को बैलेंस कर लेता है, इसलिए बॉब ना तो नीचे गिरता है ना तो ऊपर गिरता है, ये फ्रीली ऐसे ऐसे अर्क में मोशन करता रहता है, एसएचएम करता रहता है या ऑसिलेटरी मोशन करता रहता है। ठीक है, खैर ये सब टॉपिक हमारा किसका है, एसएचएम का टॉपिक है, लॉज ऑफ मोशन का टॉपिक है। हम इसको लॉज ऑफ मोशन में बहुत ही बेहतर तरीके से समझेंगे। बस हमारा अभी बताने का मतलब ये था कि मुझे इस वेक्टर का रिजोल्यूशन करना था, मतलब टेंशन का मुझे रिजोल्यूशन करना था। तो ये एंगल अल्फा था, ये भी एंगल अल्फा हो गया, आपको पता होना चाहिए। तो टेंशन का एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल, एक कंपोनेंट वर्टिकल, वर्टिकल कंपोनेंट आपका हो गया टी कॉस अल्फा, हॉरिजॉन्टल हो गया आपका, ये आपका टी कॉस अल्फा, इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, मैं इसको वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कुछ भी बोलो, आपकी मर्जी है, लेकिन आप टेंशन के साथ जो भी एंगल बना है उसको पहले लेना टी कॉस अल्फा पे, उसके बाद लेना टी साइन अल्फा पे। ठीक है ना, तो क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो टी कॉस अल्फा एमजी को बैलेंस कर लेकर यहां से हम टेंशन में निकाल सकते हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ पे आई थिंक रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से रिलेटेड इतने क्वेश्चंस काफी हैं। ठीक है, यहां तक आपको इतनी तो बात समझ में आई गई होगी। लामिस थ्योरम हम लोगों ने पढ़ लिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देख लिया। अभी देखिए, अभी खत्म नहीं हुआ है वेक्टर, अभी तो खत्म बिल्कुल, अभी तो वेक्टर शुरू हुआ है, अभी तो वेक्टर स्टार्ट हुआ है। अभी वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बताना है, मल्टीप्लिकेशन में डॉट प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट है, इसके इंपॉर्टेंट रिजल्ट बताने हैं, काफी कुछ है वेक्टर में पढ़ने के लिए। तो अभी कहीं जाइएगा नहीं, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे इसी को स्टार्ट करेंगे। तो हम आई थिंक अब यहाँ पे लेक्चर को समाप्त करते हैं, क्योंकि काफी टाइम भी हो गया है और क्वेश्चन तो बहुत ढेर सारे हैं। क्वेश्चन अब आप लोग लगाते रहिए, करते रहिए, है कि नहीं? तो चलिए यहाँ पे हम आज के लेक्चर को समाप्त करते हैं। पढ़ाई करते रहिए, तैयारी करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।